वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स को अच्छी तरह पढ़ें और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को समझें। इस चैनल पे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स पे एमसीक्यूज़ का एक लेक्चर मौजूद है, आप उसे भी साथ देख सकते हैं। तो हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी आर वेक्टर फंक्शंस एंड एच ऑफ टी इज़ अ स्केलर फंक्शन, देन which of the following is a scalar function? हमारी फर्स्ट ऑप्शन है h of t into f of t, सेकेंड ऑप्शन है g of t क्रॉस h of t, थर्ड ऑप्शन है f of t डॉट h of t और लास्ट ऑप्शन है f of t डॉट g of t। स्टूडेंट्स, इस MCQs का आंसर देने से पहले गिवन डेटा पे गौर करें तो कैपिटल F और कैपिटल G वेक्टर फंक्शन है और स्मॉल h एक स्केलर फंक्शन है। तो आप करस्पॉन्डिंगली ऑप्शन ए पे अगर गौर करें तो यहाँ पे h ऑफ t जो कि एक स्केलर फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है f ऑफ t जो कि एक वेक्टर फंक्शन है उसके साथ, और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे h ऑफ t जो कि स्केलर फंक्शन है वो f ऑफ t के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए में एक वेक्टर फंक्शन मौजूद है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो h ऑफ t मौजूद है और ऑप्शन बी में क्रॉस प्रोडक्ट दिया जा रहा है, जबकि ऑप्शन सी में डॉट प्रोडक्ट दिया जा रहा है और h ऑफ t एक स्केलर फंक्शन है। तो स्केलर्स के दरमियान तो क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफ़ाइन नहीं है और डॉट प्रोडक्ट भी डिफ़ाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी और सी मीनिंगलेस हैं। ऑप्शन डी पे अगर आप गौर करें तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दो वेक्टर फंक्शंस हैं और उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट दिया जा रहा है, और हमें पता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जब डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है तो आंसर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ से हमें एक स्केलर फंक्शन मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द डोमेन ऑफ f of t इक्वल टू cos t log I माइनस cos t log j प्लस cosecant t log k is t belonging to set of real numbers such that फर्स्ट ऑप्शन है t not equal to n pi divided by 2 where n is equal to 0, plus minus 1 up to so on। ऑप्शन बी है t not equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n is equal to 0, plus minus 1 up to so on। ऑप्शन सी है t not equal to n pi where n is equal to 0, plus minus 1 up to so on। और ऑप्शन डी है none of these। यहाँ जो गिवन वेक्टर फंक्शन है उसके कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट है cos t, सेकंड कंपोनेंट है माइनस cos t और थर्ड कंपोनेंट है cosecant t। तो स्टूडेंट्स को ये पता है कि cos t की डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो तो सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे जो cosecant t है उसे हम लिख सकते हैं 1/sin t। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे sin t इक्वल टू 0 होगा वो सारे पॉइंट्स t डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे, और sin t इक्वल टू 0 होता है जब t इक्वल हो n टाइम्स पाई के, वेर n इज़ इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1 अप टू सो ऑन। तो इसलिए t को n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा थर्ड MCQs है, द डोमेन ऑफ f of t इक्वल टू अंडर रूट t along I माइनस अंडर रूट माइनस t along j इज़, फर्स्ट ऑप्शन है t belonging to set of real numbers, सेकेंड ऑप्शन है t greater than or equal to 0, थर्ड ऑप्शन है t less than or equal to 0 और लास्ट ऑप्शन है t equal to 0। यहाँ अगर आप फंक्शन पे गौर करें तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में
अंडर रूट टी है, जबकि सेकंड कंपोनेंट में है माइनस अंडर रूट माइनस टी। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, जबकि सेकंड कंपोनेंट टी लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास जस्ट एक सिंगल पॉइंट आता है t इक्वल टू 0। तो t लेस देन 0 के लिए फर्स्ट कंपोनेंट डिफाइंड नहीं है और t ग्रेटर देन 0 के लिए सेकंड कंपोनेंट डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जस्ट t इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, लिमिट x approaches to 0, x divided by sin x along I minus x divided by cos x along j plus x divided by x power 2 minus 1 along k is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है माइनस जे प्लस के, सेकेंड ऑप्शन है i माइनस जे, थर्ड ऑप्शन है i और लास्ट ऑप्शन है अनडिफाइंड। यहाँ पे हमने जब इस वेक्टर फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी होगी तो इसका बैकग्राउंड आइडिया ये है कि हम हर कंपोनेंट की लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो सारी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर एग्जिस्ट करती होंगी तो फिर जो हमारे पास फाइनाइट कंपोनेंट्स के थ्रू जो वेक्टर आएगा वो हमारा फाइनल लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट पे गौर करें तो वो है x डिवाइड बाई साइन एक्स। जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई x। तो इस पे अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट की जाए तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट में i आएगा। सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट में अगर हम डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये दोनों कंपोनेंट 0 हो जाते हैं, इसलिए I हमारा राइट आंसर है, मीन्स ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, नेचुरल लॉग ऑफ x -3 डिवाइडेड बाई x along I प्लस साइन पाई x along j प्लस e पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2x along k इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है अनडिफाइंड, सेकेंड ऑप्शन है -3i प्लस जे प्लस के, थर्ड ऑप्शन है -3i प्लस 1/2 along k और लास्ट ऑप्शन है -3i माइनस 2k। यहाँ पे भी हमने कंपोनेंट वाइज लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पुट करें तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल है और यहाँ से हमारे पास -3i आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट में अगर हम x 1 पुट करें तो साइन पाई इक्वल टू 0 होता है, तो साइन j वाली क्वांटिटी गायब हो जाएगी। अगर हम लास्ट कंपोनेंट में x की जगह 1 रिप्लेस करें तो e पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर -1। e और नेचुरल लॉग एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास बन जाएगा 1/2, क्योंकि 2 पावर -1 है विच मीन्स 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन बनेगा -3i प्लस 1/2k। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ f of t is equal to f of t equal to I plus t times j minus sin t along k and g of t is equal to 5t along I plus cos 2t along j minus k, then limit t approaches to 0 f of t cross g of t is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है I plus j minus k, सेकेंड ऑप्शन है j plus k, थर्ड ऑप्शन है I minus j और लास्ट ऑप्शन है I plus k। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर फंक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट हो और हमने उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी हो तो हम यहाँ पे पहले फंक्शन में t की वैल्यू पुट करके उसके बाद अगर क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो फिर भी हमारा आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे हमें पहले गिवन वेक्टर्स
का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम पहले इसमें t की वैल्यू को 0 रिप्लेस करते हैं। तो t को जब हम 0 रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ 0 होगा i प्लस 0j माइनस 0k, और g ऑफ 0 होगा 0i प्लस कॉज ऑफ 0j जो कि 1 है, तो j माइनस k। तो यहाँ से हम फिर इन क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह होगा। हमारे पास फर्स्ट f ऑफ 0 है 1 0 0, तो इसलिए हमने सेकंड रो में i के नीचे 1 लिखा, j के नीचे 0 और k के नीचे 0। इसी तरह g ऑफ 0 किसके इक्वल है, वो 0i प्लस j माइनस k के इक्वल है, तो उसके कोफिशिएंट्स हमने वहाँ से लिख लिए 0 1 माइनस 1। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है माइनस इंटू माइनस जे माइनस के विच इज़ इक्वल टू जे प्लस के। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है लेट f ऑफ t इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t लॉन्ग i प्लस cos t लॉन्ग j and g of t is equal to secant t log j minus cotangent hyperbolic inverse of t log k, then limit t approaches to infinity f of t dot g of t is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है i, सेकंड ऑप्शन है j, थर्ड ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन है 1। तो यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करने से पहले हम दोनों फंक्शंस का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ t डॉट g ऑफ t इक्वल है cos t इंटू secant t इंटू j डॉट j विच इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि j डॉट j भी 1 की इक्वल है और secant t इक्वल है 1 बाई cos t के, तो cos t और 1 बाई cos t कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास f ऑफ t डॉट g ऑफ t इक्वल टू 1 है। अगर चूँकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ t है तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट भी करें तो आंसर 1 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है f ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस 2t होल पावर माइनस 1, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है cos t और थर्ड कंपोनेंट है नेचुरल लॉग ऑफ t इज़ कॉन्टीन्यूस एट, तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये वेक्टर फंक्शन किस t की वैल्यू पे, किन t की वैल्यूज़ पे कॉन्टीन्यूस है। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड t नॉट इक्वल टू 1/2। सेकेंड ऑप्शन है t ग्रेटर देन 0। थर्ड ऑप्शन है t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स इस फंक्शन पे गौर करें तो आपको यहाँ पे दो फंक्शंस ऐसे कंपोनेंट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिनकी कॉन्टीन्यूटी प्रॉब्लम कर सकती है। उसमें एक है 1 माइनस 2t होल पावर माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2t, और सेकंड है नेचुरल लॉग ऑफ t। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो तो t इक्वल टू 1/2 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने t इक्वल टू 1/2 पे भी नज़र रखनी है। और थर्ड जो कंपोनेंट है नेचुरल लॉग ऑफ t, तो नेचुरल लॉग ऑफ t लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए इन पॉइंट्स पे भी हम नज़र रखेंगे। तो हम ऑप्शन ए में अगर देखें तो इसमें t इक्वल टू 0 मौजूद है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो इसमें t इक्वल टू 1/2 मौजूद है, तो इसलिए इस कंडीशन के थ्रू भी हमें सारे नंबर्स पे कॉन्टीन्यूटी नहीं मिल रही। ऑप्शन सी अगर हम देखें तो यहाँ पे t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 है, तो इसमें t इक्वल टू 1/2 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे भी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी नन ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट MCQs है f of x equal to e power x log I plus x absolute log j minus x absolute divided by x log k is discontinuous at, फर्स्ट ऑप्शन है x belonging to set of real numbers, सेकेंड ऑप्शन है x equal to 0, थर्ड ऑप्शन है x less than or equal to 0 और लास्ट ऑप्शन है
x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप वेक्टर फंक्शन पे गौर करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशेंट्स हैं e पावर x, ये सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टीन्यूस होता है, इसलिए इसकी डिसकॉन्टीन्यूटी तो किसी पॉइंट पे नहीं है। सेकंड जो कंपोनेंट है x एब्सोल्यूट, ये भी सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और थर्ड x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय x, अगर आप इस पे गौर करें तो ये बाकी सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टीन्यूस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी की पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। वो क्या है? वो कंडीशन ये है कि अगर आप किसी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट चेक कर रहे हैं, एज्यूम करें कि वो पॉइंट है x इक्वल टू c, तो इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि फंक्शन डिफाइंड हो एट दैट पॉइंट, मीन्स x इक्वल टू c पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को अप्रोच करते हुए। और थर्ड ये है कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी फाइनाइट नंबर और जो लिमिट आएगी वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू 0 पे जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं तो वो भी आपस में इक्वल नहीं आती, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट MCQs है द फंक्शन f of t इक्वल टू t टाइम्स i माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट t मैग्नीट्यूड माइनस 4 along j is continuous at, फर्स्ट ऑप्शन है t belonging to set of real numbers, सेकेंड ऑप्शन है t belonging to set of real numbers difference plus minus 4, थर्ड ऑप्शन है t belonging to set of real numbers difference plus minus 16 और लास्ट ऑप्शन है none of these। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर अंडर रूट t भी एक कंपोनेंट में मौजूद है जो कि नेगेटिव रियल नंबर्स पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए नेगेटिव रियल नंबर्स पे कॉन्टीन्यूटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव रियल नंबर्स ऑप्शन ए, बी और सी में मौजूद हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट MCQs है अ पार्टिकल्स पोजीशन एट टाइम t is r of t equal to t power 2 along I minus 4 into natural log of t along j plus 5k, then speed of particle at t equal to 2 is, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है 2 into under root 5, थर्ड ऑप्शन है 3 into under root 2 और लास्ट ऑप्शन है 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब भी हमें एक पार्टिकल की पोजीशन गिवन हो, पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तो और हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी हो एट अ पार्टिकुलर टाइम, तो हम उसकी वेलोसिटी को पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर वेलोसिटी एट दैट पॉइंट कैलकुलेट करके उसका मैग्नीट्यूड स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आर ऑफ टी गिवन है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वी ऑफ टी आएगा इक्वल टू 2t along i माइनस 4/t along j। तो ये हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 किसकी इक्वल है? वो है 4i माइनस 2j। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसकी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। तो v एट 2 का मैग्नीट्यूड है 4 पावर 2 प्लस माइनस 2 पावर 2 होल अंडर रूट। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये किसकी इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 2 इंटू अंडर रूट 5। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर p ऑफ t इक्वल टू t माइनस 2 होल पावर 2 along i प्लस 5j माइनस इंटू ई पावर t माइनस 2 माइनस t along k इज़ 0 एट, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है t इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है t इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है t इक्वल टू 2 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पे अगेन हमने वो पॉइंट बताना है जिस पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये है हमें पोजीशन वेक्टर पता है, हमने इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम dp/dt कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा 2 × t-2 along I माइनस 0j माइनस e⁻t-2 -1 along k। और अगर हम इसे 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से t की वैल्यू आती है t = 2। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 के इक्वल होगी जब t की वैल्यू होगी 2। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ g of x is equal to sin x along I minus 2j plus cos x along k magnitude, then g prime of x is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है sin 2x, थर्ड ऑप्शन है sin square of x और लास्ट ऑप्शन है none of these। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली फंक्शन पे गौर करें तो ये एक स्केलर फंक्शन है, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होगा और -2 की पावर 2 4, तो ये √5 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 होगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट at any time t is r of t equal to t cube into I cross k. Then direction of motion of object is, first option है 3t⁻2 along j, second option है -3t⁻2 along j, third option है j और लास्ट ऑप्शन है -j। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमसे डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में पूछा गया है। तो मोशन तो वेलोसिटी के थ्रू होगी, इसलिए हमें पहले dr/dt कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे dr/dt इक्वल है 3t⁻2 along j। यहाँ पे आप देख सकते हैं I क्रॉस k j के इक्वल है। इसके बाद जब हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताना है तो वो हम यूनिट वेक्टर के थ्रू यूजली बताते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी dr/dt होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt। अगर आप dr/dt को इसके मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट करें, डिवाइड करें, तो मैग्नीट्यूड है 3t⁻2। तो जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास जस्ट j रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ f of t and g of t are vector functions, then g of t dot df/dt minus f of t dot dg/dt whole divided by g of t magnitude whole power 2 is equal to, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है d/dt ऑफ f of t डिवाइडेड बाई g of t, सेकेंड ऑप्शन है d/dt ऑफ g of t डिवाइडेड बाई f of t और लास्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है d/dt ऑफ f of t डॉट g of t। लास्ट ऑप्शन है none of these। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a b दोनों ऑप्शंस में f of t और g of t डिवाइड हो रहे हैं। दो वेक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं, जबकि दो वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो एक फार्मूला की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये ना ऑप्शन ए के इक्वल है, ना बी के इक्वल है, ना सी के इक्वल है। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि कोशेंट रूल वेक्टर फंक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं है।
कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में एक वेक्टर फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर में एक स्केलर फंक्शन हो, फिर हम क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में भी आपने वेक्टर फंक्शन लिखा हुआ है तो ये क्वांटिटी मीनिंगलेस है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू आई प्लस ई पावर टी लॉन्ग जे प्लस टी पावर 2 along k and g of t is equal to 3t power 2 along I plus e power minus t along j minus 2t along k, then d by dt of f of t dot g of t is equal to, first option है 6t power 2 minus 6t, second option है 6t minus 6t power 2, third option है ti minus t power 2 along k, d लास्ट ऑप्शन है t power 2 along I minus t k। यहाँ पे हम पहले एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी अगर आप देखें तो वो है 3t पावर 2 प्लस 1 माइनस 2t क्यूब, और अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास आंसर बनेगा 6t माइनस 6t पावर 2। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, if velocity is v equal to natural log of t along I minus cos t along k, then acceleration is expressed as, first option है 1 by t along I minus sin t along k, second option है 1 by t along I plus sin t along k, third option है natural log of t along I minus cos t along k, and last option है none of these। हमें पता है कि वेलोसिटी अगर गिवन हो तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे अगर हम v को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा 1 by t log I, सेकंड कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा प्लस sin t log k। इसका मतलब ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, if f of t is a vector function then d by dt of f of t magnitude is equal to, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है f of t dot f of t whole divided by f of t magnitude, सेकंड ऑप्शन है f of t divided by f of t magnitude, थर्ड ऑप्शन है f of t into f prime of t whole divided by f of t magnitude, और लास्ट ऑप्शन है f prime of t whole divided by f of t magnitude। यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन पे गौर करें तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे और उसके थ्रू इस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। अगर f of t एक वेक्टर फंक्शन है तो हम f of t का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो f of t डॉट f of t किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा f of t magnitude into f of t magnitude into cos of the angle between these two which is 0, so cos 0 is 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्वांटिटी बन गई f of t होल पावर 2। तो यहाँ से हम इसे अगर f of t मैग्नीट्यूड होल पावर 2, अगर हम f of t मैग्नीट्यूड के लिए इसे सॉल्व करें तो होगा f of t मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू f of t डॉट f of t होल अंडर रूट। अब अगर आप बोथ साइड से इसे डिफरेंशिएट करें तो राइट हैंड साइड पे हम पावर रूल को भी अप्लाई करेंगे, जनरलाइज पावर रूल, और उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए डॉट प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन, टू फंक्शंस के डॉट प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसे भी अप्लाई करेंगे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा ऑप्शन सी, f of t into f prime of t whole divided by f of t मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास हिंट थी जिसके थ्रू हम इस वेक्टर फंक्शन से रिलेटेड स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द डेरिवेटिव ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज, फर्स्ट ऑप्शन है ज़ीरो वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है यूनिट वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है नॉन ज़ीरो वेक्टर, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस
MCQs का आंसर देने से पहले मैं 3 पार्टिकुलर केसेस डिस्कस करूँगा आपके साथ। वहाँ से आप इस आइडिया को जनरलाइज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर मौजूद हो तो उसका डेरिवेटिव लेते हुए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप इस फर्स्ट फंक्शन को देखें f of t इक्वल टू sin ti प्लस cos sin 2ti प्लस cos 2tj, तो इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड दिया जाए तो वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये है ये एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह सेकंड ये फंक्शन है g of t इक्वल टू sin t log I माइनस cos t log j, इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो भी 1 के इक्वल है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। और ये फंक्शन h of t इक्वल टू I, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो भी 1 के इक्वल है। अगर हम फर्स्ट फंक्शन कैपिटल f of t का डेरिवेटिव लें तो वो होगा 2 cos 2ti माइनस 2 sin 2tj। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे भी हो सकता है कि यूनिट वेक्टर हो और उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं है। अब हम सेकंड एग्जांपल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो g of t sin t के इक्वल है, sin ti माइनस cos tj है, यूनिट वेक्टर है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो g प्राइम ऑफ t होगा cos ti प्लस sin tj, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो ये भी 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास g of t का जब डेरिवेटिव दिया जाए, मीन यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव दिया जाए, तो वो भी अगेन यूनिट वेक्टर है। इसके बाद अगर हम लास्ट एग्जांपल देखें h of t इक्वल टू I, तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो वेक्टर आए, और ऐसे भी हो सकता है कि यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ज़ीरो वेक्टर आए। इसलिए यहाँ पे जनरली ना ऑप्शन ए राइट आंसर है, ना ऑप्शन बी राइट आंसर है, और ना ऑप्शन सी राइट आंसर है, बल्कि इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट MCQs है The path followed by a particle is given by r of t equal to 2i plus 5 into sin t log j plus 3 cos t log k represents। फर्स्ट ऑप्शन है सर्कल, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, थर्ड ऑप्शन है एलिप्स, और लास्ट ऑप्शन है पैराबोला। यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट कंपोनेंट फिक्स है 2, सेकंड और थर्ड कंपोनेंट में जो क्वांटिटीज़ हैं वो t का फंक्शन है, पैरामीटर t है, तो वो है 5 इंटू साइन टी और 3 इंटू कॉज टी। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें और पैरामीट्रिक फॉर्म्स को देखें, जो a, b, c और d में ऑप्शंस मौजूद हैं, उनकी पैरामीट्रिक फॉर्म्स, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो पाथ है ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। ये 3D के अंदर 3 डायमेंशनल केस है, स्पेस के अंदर ये कर्व बन रही है। हो कुछ इस तरह रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट में 2 का मतलब ये है कि आप x इक्वल टू 2 पे हैं, वहाँ से आप हाइट पे जा रहे हैं, x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एक हाइट पे जाएंगे, और YZ प्लेन के अंदर ये कर्व बनेगी 5 sin t log j प्लस 3 cos t log k। ये जो एलिप्स बनेगा ये YZ प्लेन के अंदर होगा, जहाँ पे x इक्वल टू 2 होगा। आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।